चलिए हम लोग बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस का डिस्कशन कर लेते हैं। बताइए बायोटेक्नोलॉजी क्या है? जी हाँ, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें लाइव ऑर्गेनिजम्स या उनके एंजाइम्स का यूज करके ऐसे प्रोडक्ट्स या प्रोसेसेस बनाए जाते हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। जी हाँ, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें लाइव ऑर्गेनिजम्स या उनके एंजाइम्स का यूज करके ऐसे प्रोडक्ट्स या प्रोसेसेस बनाए जाते हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। सभी माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेस जैसे ब्रेड या वाइन का बनना भी क्या बायोटेक्नोलॉजी का रिजल्ट है? जी हाँ, सभी माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेसेस जैसे कर्ड, ब्रेड या वाइन का बनना भी बायोटेक्नोलॉजी का रिजल्ट है। आजकल सीमित अर्थ यानी कि रेस्ट्रिक्टेड सेंस में बायोटेक्नोलॉजी को देखा जाए तो इसमें क्या वे प्रोसेसेस आते हैं जिनमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ऊपर दिए गए सब्सटेंसेस को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया जाता है? क्या आगे चलकर अनेक प्रोसेसेस या टेक्निक्स को भी बायोटेक्नोलॉजी में शामिल किया गया? जी हाँ, आजकल सीमित अर्थ यानी कि रेस्ट्रिक्टेड सेंस में बायोटेक्नोलॉजी को देखा जाए तो इसमें वे प्रोसेसेस आते हैं जिनमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ऊपर दिए गए सब्सटेंसेस को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया जाता है। आगे चलकर अनेक प्रोसेसेस या टेक्निक्स को भी बायोटेक्नोलॉजी में शामिल किया गया। बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट्स को बताइए। जी हाँ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण करना, जीन की सिंथेसिस तथा यूज करना, डीएनए वैक्सीन को डेवलप करना, डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना, ये सभी बायोटेक्नोलॉजी के ही पार्ट्स हैं। जी हाँ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण करना, जीन की सिंथेसिस तथा यूज करना, डीएनए वैक्सीन को डेवलप करना, डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना, ये सभी बायोटेक्नोलॉजी के ही पार्ट्स हैं। EFB का फुल फॉर्म बताइए। जी हाँ, EFB का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जी हाँ, UFB का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी कि EFB के द्वारा दी गई बायोटेक्नोलॉजी का डिफिनेशन बताइए। जी हाँ, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी कि EFB द्वारा दी गई डिफिनेशन में ट्रेडिशनल व्यू तथा मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी दोनों को समाहित यानी कि इकम्पास किया गया है। EFB द्वारा दी गई डिफिनेशन इस प्रकार है: प्रोडक्ट तथा सर्विसेज के लिए नेचुरल साइंस व ऑर्गेनिजम्स, सेल्स व उसके पार्ट और मॉलिक्यूलर एनालोगस का इंटीग्रेशन। जी हाँ, EFB द्वारा दी गई डिफिनेशन इस प्रकार है: प्रोडक्ट
और सर्विसेज के लिए नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिजम्स सेल्स व उसके पार्ट्स और मॉलिक्यूलर एनालोगस मतलब अनुरूपों का इंटीग्रेशन होता है यह बायोटेक्नोलॉजी। रिवाइज कीजिए 11.1 प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को और बताइए इसमें क्या क्या बताया गया है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के विकास में दो प्रमुख टेक्निक का नाम बताइए। जी हाँ, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के विकास में प्रमुख दो टेक्निक में से फर्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग और सेकंड है केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस। जी हाँ, फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग और सेकंड केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस। बताइए जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा क्या किया जाता है। जी हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग वह टेक्निक है जिसके द्वारा जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए और आरएनए की केमिस्ट्री में परिवर्तन करने के बाद होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रवेश कराकर उसके फिनोटाइप को चेंज किया जाता है। जी हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग वह टेक्निक है जिसके द्वारा जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए और आरएनए की केमिस्ट्री में परिवर्तन करने के बाद होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रवेश कराकर उसके फिनोटाइप को चेंज किया जाता है। जी हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग वह टेक्निक है जिसके द्वारा जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए और आरएनए की केमिस्ट्री में परिवर्तन करने के बाद होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रवेश कराकर उसके फिनोटाइप को चेंज किया जाता है। केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस में क्या होता है। जी हाँ, केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस में स्टेराइल वातावरण बनाकर केवल डिजायर्ड माइक्रोब या यूकैरियोटिक सेल्स को लार्ज क्वांटिटीज में ग्रो करवाकर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जैसे एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स आदि का निर्माण किया जाता है। जी हाँ, केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस में स्टेराइल वातावरण बनाकर केवल डिजायर्ड माइक्रोब या यूकैरियोटिक सेल्स को लार्ज क्वांटिटीज में ग्रो करवाकर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जैसे एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स आदि का निर्माण किया जाता है। जी हाँ, केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस में स्टेराइल वातावरण बनाकर केवल डिजायर्ड माइक्रोब या यूकैरियोटिक सेल्स को लार्ज क्वांटिटीज में ग्रो करवाकर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जैसे एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स आदि का निर्माण किया जाता है। अब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स के कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन यानी कि स्टडी और डिस्कस करेंगे। ओके, हो सकता है कि आप इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपेक्षा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लाभ को समझ चुके होंगे। बताइए कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जेनेटिक सेटअप की यूनिक कॉम्बिनेशन बनाने तथा वेरिएशन के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है। जी हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक सेटअप की यूनिक कॉम्बिनेशन बनाने तथा वेरिएशन के लिए अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स या पॉपुलेशन के लिए यह लाभदायक हो सकता है। बताइए किस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन द्वारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व रहती है और कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वेरिएशन को परमिट करता है।
जी हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नई वेरिएशन को परमिट करता है। जी हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नई वेरिएशन को परमिट करता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व रहती है। जी हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व रहती है। बताइए, क्या प्लांट्स और एनिमल्स ब्रीडिंग में यूज होने वाले ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीडर्स द्वारा प्रायः डिजायर्ड जीन्स के साथ साथ अनडिजायरेबल जीन्स का भी समावेश यानी कि इंक्लूजन तथा मल्टीप्लिकेशन हो जाता था? जी हाँ, प्लांट्स और एनिमल्स ब्रीडिंग में यूज होने वाले ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीडर्स द्वारा प्रायः डिजायर्ड जीन्स के साथ साथ अनडिजायरेबल जीन्स का भी समावेश यानी कि इंक्लूजन तथा मल्टीप्लिकेशन हो जाता था। जी हाँ, प्लांट्स और एनिमल्स ब्रीडिंग में यूज होने वाले ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीडर्स द्वारा प्रायः डिजायर्ड जीन्स के साथ साथ अनडिजायरेबल जीन्स का भी समावेश यानी कि इंक्लूजन तथा मल्टीप्लिकेशन हो जाता था। क्या इसी कमी को दूर करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स में जीन क्लोनिंग तथा जीन ट्रांसफर का यूज करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया जाता है? जी हाँ, प्लांट्स और एनिमल्स ब्रीडिंग में यूज होने वाले ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीडर्स द्वारा प्रायः डिजायर्ड जीन्स के साथ साथ अनडिजायरेबल जीन्स का भी समावेश यानी कि इंक्लूजन तथा मल्टीप्लिकेशन हो जाता था। इसी कमी को दूर करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स में जीन क्लोनिंग तथा जीन ट्रांसफर का यूज करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया जाता है। किस डीएनए से अनडिजायरेबल जीन्स के बिना केवल एक या एक से अधिक डिजायरेबल जीन्स को टारगेट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करते हैं? जी हाँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से, ध्यान से सुनिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से अनडिजायरेबल जीन्स के बिना केवल एक या एक से अधिक डिजायरेबल जीन्स को टारगेट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करते हैं। जी हाँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से, ध्यान से सुनिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से अनडिजायरेबल जीन्स के बिना केवल एक या एक से अधिक डिजायरेबल जीन्स को टारगेट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करते हैं। जी हाँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से, ध्यान से सुनिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से अनडिजायरेबल जीन्स के बिना केवल एक या एक से अधिक डिजायरेबल जीन्स को टारगेट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या आप डीएनए के उस पीस का भविष्य जानते हैं जिसे किसी प्रकार के एलियन ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया गया हो? संभवतः यह डीएनए पीस ऑर्गेनिज्म की प्रोजेनी सेल्स में स्वयं मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब यह डीएनए रेसिपिएंट के जीनोम से जुड़ जाता है तो यह मल्टीप्लाई होकर होस्ट डीएनए के साथ इनहेरिट हो जाता है। इसका कारण यह है कि एलियन डीएनए यानी कि बाहरी डीएनए का पीस अब उस क्रोमोसोम का पार्ट बन जाता है जिसमें रेप्लिकेट करने की क्षमता होती है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, संभवतः यह डीएनए पीस ऑर्गेनिज्म की प्रोजेनी सेल्स में स्वयं मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब यह डीएनए रेसिपिएंट के जीनोम से जुड़ जाता है तो यह मल्टीप्लाई होकर होस्ट डीएनए के साथ इनहेरिट हो जाता है। इसका कारण यह है कि एलियन डीएनए यानी कि बाहरी डीएनए का पीस अब उस क्रोमोसोम का पार्ट बन जाता है जिसमें रेप्लिकेट करने की क्षमता होती है। डीएनए का वह पीस जो किसी प्रकार से एलियन ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया गया हो, वह संभवतः मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। क्यों?
जी हाँ, डीएनए का वह पीस जो किसी प्रकार से एलियन ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र किया गया है, संभवतः यह डीएनए पीस ऑर्गेनिज्म की प्रोजेनिस सेल में स्वयं मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, लेकिन जब यह डीएनए रेसिपिएंट के जीनोम से जुड़ जाता है, तो यह मल्टीप्लाई होकर होस्ट डीएनए के साथ इनहेरिट हो जाता है। इसका कारण यह है कि एलियन डीएनए यानी कि बाहरी डीएनए का पीस अब उस क्रोमोसोम का पार्ट बन जाता है जिसमें रेप्लिकेट करने की क्षमता होती है। बताइए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किसको कहते हैं? जी हाँ, क्रोमोसोम में एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस पाया जाता है। जी हाँ, क्रोमोसोम में एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस पाया जाता है जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए एक ऑर्गेनिज्म में किसी एलियन डीएनए के पीस के मल्टीप्लिकेशन के लिए यह आवश्यक है कि वह ऐसे क्रोमोसोम का हिस्सा बने जिसमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस उपस्थित हो। जी हाँ, जिसमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस उपस्थित हो जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, क्रोमोसोम में एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस पाया जाता है जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, जो रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए एक ऑर्गेनिज्म में किसी एलियन डीएनए के पीस के मल्टीप्लिकेशन के लिए यह आवश्यक है कि वह ऐसे क्रोमोसोम का हिस्सा बने जिसमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस उपस्थित हो जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है। होस्ट ऑर्गेनिज्म में स्वयं रेप्लिकेट तथा मल्टीप्लाई करने के लिए डीएनए का एलियन पीस किसके साथ जुड़ा रहना चाहिए? जी हाँ, होस्ट ऑर्गेनिज्म में स्वयं रेप्लिकेट तथा मल्टीप्लाई करने के लिए डीएनए का एलियन पीस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ जुड़ा रहना चाहिए। जी हाँ, होस्ट ऑर्गेनिज्म में स्वयं रेप्लिकेट तथा मल्टीप्लाई करने के लिए डीएनए का एलियन पीस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ जुड़ा रहना चाहिए। बताइए इसे क्या कह सकते हैं? जी हाँ, होस्ट ऑर्गेनिज्म में स्वयं रेप्लिकेट तथा मल्टीप्लाई करने के लिए डीएनए का एलियन पीस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ जुड़ा रहता है। इसे क्लोनिंग या किसी टेम्पलेट डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनना कह सकते हैं। जी हाँ, होस्ट ऑर्गेनिज्म में स्वयं रेप्लिकेट तथा मल्टीप्लाई करने के लिए डीएनए का एलियन पीस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ जुड़ा रहता है। इसे क्लोनिंग या किसी टेम्पलेट डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनना कह सकते हैं। अब एक आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे और डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण कैसे हुआ था? जी हाँ, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण सैल्मोनेला टाइफीम्यूडियम के नेटिव प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के जुड़ने से हो सका था। जी हाँ, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण सैल्मोनेला टाइफीम्यूडियम के नेटिव प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के जुड़ने से हो सका था। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किसके नेटिव प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के जुड़ने से हो सका था? जी हाँ, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण
साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम की नेटिव प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के जुड़ने से हो सका था। जी हाँ, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम की नेटिव प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के जुड़ने से हो सका था। प्लाज्मिड क्या होता है? जी हाँ, प्लाज्मिड सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए है जो ऑटोनोमसली रेप्लिकेट करता है। जी हाँ, प्लाज्मिड सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए है जो ऑटोनोमसली रेप्लिकेट करता है। जी हाँ, प्लाज्मिड सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए है जो ऑटोनोमसली रेप्लिकेट करता है। कब और किसने एक प्लाज्मिड से डीएनए का एक पीस काटकर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को आइसोलेट किया था? जी हाँ, स्टैनली कोहन तथा हर्बर्ट बोयर ने 1972 में एक प्लाज्मिड से डीएनए का एक पीस काटकर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को आइसोलेट किया था। जी हाँ, स्टैनली कोहन तथा हर्बर्ट बोयर ने 1972 में एक प्लाज्मिड से डीएनए का एक पीस काटकर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को आइसोलेट किया था। जी हाँ, स्टैनली कोहन तथा हर्बर्ट बोयर ने 1972 में एक प्लाज्मिड से डीएनए का एक पीस काटकर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को आइसोलेट किया था। बताइए, मॉलिक्यूलर सीजर किसे कहा जाता है और यह क्या करता है? जी हाँ, मॉलिक्यूलर सीजर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कहा जाता है जिससे डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पर काटना संभव हो सका। जी हाँ, मॉलिक्यूलर सीजर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कहा जाता है जिससे डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पर काटना संभव हो सका। जी हाँ, मॉलिक्यूलर सीजर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कहा जाता है जिससे डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पर काटना संभव हो सका। कटे हुए डीएनए के पीस को किसके साथ जोड़ा जाता है? जी हाँ, मॉलिक्यूलर सीजर जिसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा जाता है, इसकी खोज के बाद डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पर काटना संभव हो सका। कटे हुए डीएनए के पीस को प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ा जाता है। जी हाँ, मॉलिक्यूलर सीजर जिसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा जाता है, इसकी खोज के बाद डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पर काटना संभव हो सका। कटे हुए डीएनए के पीस को प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ा जाता है। जी हाँ, मॉलिक्यूलर सीजर जिसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा जाता है, इसकी खोज के बाद डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पर काटना संभव हो सका। कटे हुए डीएनए के पीस को प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ा जाता है। बताइए, क्यों कटे हुए डीएनए के पीस को प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ा जाता है? जी हाँ, मॉलिक्यूलर सीजर कहे जाने वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज से डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पर काटना संभव हो सका। कटे हुए डीएनए के पीस को प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ा जाता है। यह प्लाज्मिड डीएनए जी हाँ, यह प्लाज्मिड डीएनए वेक्टर की तरह कार्य करता है, जो साथ में जुड़े डीएनए को ट्रांसफर करता है। जी हाँ, यह प्लाज्मिड डीएनए वेक्टर की तरह कार्य करता है, जो साथ में जुड़े डीएनए को ट्रांसफर करता है। संभवतः आप जानते हैं कि मच्छर यानी कि इंसेक्ट वेक्टर के रूप में मलेरियल पैरासाइट को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर करता है। उसी तरह प्लाज्मिड डीएनए जी हाँ, प्लाज्मिड डीएनए वेक्टर की तरह कार्य करता है, जो साथ में जुड़े डीएनए को ट्रांसफर करता है। बताइए, डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए कौन वेक्टर की तरह कार्य करता है?
जी हाँ, डीएनए को ट्रांसफ़र करने के लिए प्लाज़्मिड डीएनए वेक्टर की तरह कार्य करता है। जी हाँ, डीएनए को ट्रांसफ़र करने के लिए प्लाज़्मिड डीएनए वेक्टर की तरह कार्य करता है। संभवतः आप जानते हैं कि मच्छर इंसेक्ट वेक्टर के रूप में मलेरियल पैरासाइट को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, उसी प्रकार से क्या प्लाज़्मिड को वेक्टर के रूप में प्रयोग कर एलियन डीएनए के पीस को होस्ट ऑर्गेनिज्म में पहुँचाया यानी कि डिलीवर किया जाता है। जी हाँ, जिस तरह मच्छर इंसेक्ट वेक्टर के रूप में मलेरियल पैरासाइट को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र करता है, ठीक उसी प्रकार प्लाज़्मिड को वेक्टर के रूप में प्रयोग कर डीएनए के पीस को होस्ट ऑर्गेनिज्म में पहुँचाया जाता है। जी हाँ, जिस तरह मच्छर इंसेक्ट वेक्टर के रूप में मलेरियल पैरासाइट को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र करता है, ठीक उसी प्रकार प्लाज़्मिड को वेक्टर के रूप में प्रयोग कर डीएनए के पीस को होस्ट ऑर्गेनिज्म में पहुँचाया जाता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को प्लाज़्मिड के साथ जोड़ने का काम कौन करता है? जी हाँ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को प्लाज़्मिड वेक्टर के साथ जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज नामक एंजाइम द्वारा होता है। जी हाँ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को प्लाज़्मिड वेक्टर के साथ जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज नामक एंजाइम द्वारा होता है। जी हाँ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को प्लाज़्मिड वेक्टर के साथ जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज नामक एंजाइम द्वारा होता है। डीएनए लाइगेज क्या करता है? जी हाँ, डीएनए लाइगेज डीएनए मॉलिक्यूल के कटे हुए भाग पर कार्य कर उनके एंड्स यानी कि किनारों को जोड़ने का काम करता है। जी हाँ, डीएनए लाइगेज डीएनए मॉलिक्यूल के कटे हुए भाग पर कार्य कर उनके एंड्स यानी कि किनारों को जोड़ने का काम करता है। जी हाँ, डीएनए लाइगेज डीएनए मॉलिक्यूल के कटे हुए भाग पर कार्य कर उनके एंड्स यानी कि किनारों को जोड़ने का काम करता है। बताइए इससे किसका निर्माण होता है? जी हाँ, डीएनए लाइगेज डीएनए मॉलिक्यूल के कटे हुए भाग पर कार्य कर उनके एंड्स यानी कि किनारों को जोड़ने का काम करता है। इससे इन विट्रो सर्कुलर एटोनोमसली रेप्लिकेशन डीएनए के नए कॉम्बिनेशन का निर्माण होता है, जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, डीएनए लाइगेज डीएनए मॉलिक्यूल के कटे हुए भाग पर कार्य कर उनके एंड्स यानी कि किनारों को जोड़ने का काम करता है। इससे इन विट्रो सर्कुलर एटोनोमसली रेप्लिकेशन डीएनए के नए कॉम्बिनेशन का निर्माण होता है, जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, डीएनए लाइगेज डीएनए मॉलिक्यूल के कटे हुए भाग पर कार्य कर उनके एंड्स यानी कि किनारों को जोड़ने का काम करता है। इससे इन विट्रो सर्कुलर एटोनोमसली रेप्लिकेशन डीएनए के नए कॉम्बिनेशन का निर्माण होता है, जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के नाम से जाना जाता है। बताइए किसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, डीएनए लाइगेज डीएनए मॉलिक्यूल के कटे हुए भाग पर कार्य कर उनके एंड्स यानी कि किनारों को जोड़ने का काम करता है। इससे इन विट्रो सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेशन डीएनए के नए कॉम्बिनेशन का निर्माण होता है, जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, डीएनए लाइगेज डीएनए मॉलिक्यूल के कटे हुए भाग पर कार्य कर उनके एंड्स यानी कि किनारों को जोड़ने का काम करता है। इससे इन विट्रो सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेशन डीएनए के
नए कॉम्बिनेशन का निर्माण होता है जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, डीएनए लाइगेज डीएनए मॉलिक्यूल के कटे हुए भाग पर कार्य कर उनके एंड्स यानी कि किनारों को जोड़ने का काम करता है। इससे इन विट्रो सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेशन डीएनए के नए कॉम्बिनेशन का निर्माण होता है जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के नाम से जाना जाता है। जब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एस्चेरिया कोलाई यानी कि ई कोलाई में ट्रांसफर किया जाता है, तब यह न्यू होस्ट के किस एंजाइम को यूज करके रेप्लिकेट कर सकता है तथा अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है। जी हाँ, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एस्चेरिया कोलाई यानी कि ई कोलाई में ट्रांसफर किया जाता है, तब यह न्यू होस्ट के डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम को यूज करके रेप्लिकेट कर सकता है तथा अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है। जी हाँ, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एस्चेरिया कोलाई यानी कि ई कोलाई में ट्रांसफर किया जाता है, तब यह न्यू होस्ट के डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम को यूज करके रेप्लिकेट कर सकता है तथा अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है। जी हाँ, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एस्चेरिया कोलाई यानी कि ई कोलाई में ट्रांसफर किया जाता है, तब यह न्यू होस्ट के डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम को यूज करके रेप्लिकेट कर सकता है तथा अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है। एस्चेरिया कोलाई क्या है और यह किसका क्लोज रिलेटिव है? जी हाँ, एस्चेरिया कोलाई एक बैक्टीरिया है जो साल्मोनेला का क्लोज रिलेटिव है। जी हाँ, एस्चेरिया कोलाई एक बैक्टीरिया है जो साल्मोनेला का क्लोज रिलेटिव है। जी हाँ, एस्चेरिया कोलाई एक बैक्टीरिया है जो साल्मोनेला का क्लोज रिलेटिव है। बताइए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की क्लोनिंग किसे कहते हैं? जी हाँ, एस्चेरिया कोलाई में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की कॉपीज बनाने की क्षमता एस्चेरिया कोलाई में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की क्लोनिंग कहलाती है। जी हाँ, एस्चेरिया कोलाई में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की कॉपीज बनाने की क्षमता एस्चेरिया कोलाई में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की क्लोनिंग कहलाती है। जी हाँ, एस्चेरिया कोलाई में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की कॉपीज बनाने की क्षमता एस्चेरिया कोलाई में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की क्लोनिंग कहलाती है। चलिए, एक ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए 3 बेसिक स्टेप को बताइए। जी हाँ, ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने में 3 बेसिक स्टेप है। फर्स्ट, डिज़ायरेबल जीन्स वाले डीएनए का आइडेंटिफिकेशन। सेकंड, आइडेंटिफाइड डीएनए का होस्ट में प्रवेश यानी कि इंट्रोड्यूस करना। थर्ड, इंट्रोड्यूस्ड डीएनए का होस्ट में मेंटेनेंस रखना तथा होस्ट के प्रोजेनी में डीएनए ट्रांसफर करना। जी हाँ, ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने में 3 बेसिक स्टेप है। फर्स्ट, डिज़ायरेबल जीन्स वाले डीएनए का आइडेंटिफिकेशन। सेकंड, आइडेंटिफाइड डीएनए का होस्ट में प्रवेश यानी कि इंट्रोड्यूस करना। थर्ड, इंट्रोड्यूस्ड डीएनए का होस्ट में मेंटेनेंस रखना तथा होस्ट की प्रोजेनी में डीएनए ट्रांसफर करना। जी हाँ, ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने में 3 बेसिक स्टेप है। फर्स्ट, डिज़ायरेबल जीन्स वाले डीएनए का आइडेंटिफिकेशन। सेकंड, आइडेंटिफाइड डीएनए का होस्ट में प्रवेश यानी कि इंट्रोड्यूस करना। थर्ड, इंट्रोड्यूस्ड डीएनए का होस्ट में मेंटेनेंस रखना तथा होस्ट की प्रोजेनी में डीएनए ट्रांसफर करना।